सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 26 अगस्त के जनसत्ता पेपर का छोटा सा विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कौन सी खबरें हैं आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली नहीं आएंगे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शिरकत नहीं करेंगे। क्रेमलिन ने शुक्रवार को की घोषणा करते हुए कहा कि पुतिन का व्यस्त कार्यक्रम है, बिजी हैं अभी। भारत ने दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता हासिल की थी। पुतिन की व्यक्तिगत भागीदारी के संबंध में क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में संवाददाताओं से कहा, राष्ट्रपति की ऐसी कोई योजना नहीं है आने की G20 शिखर सम्मेलन में। हम ये भी जानते हैं साथियों कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर भी चल रहा है, तो वहाँ के सैन्य अभियान में भी ये बिज़ी हैं और इनके ऊपर कई अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे भी चल रहे हैं जो कि इस स्तर तक का है कि इनको अरेस्ट करने के भी वारंट इशू हैं कई देशों के द्वारा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी वॉर क्राइम्स को लेके मुकदमा चल रहा है, तो ये भी एक कारण है कि ये ऐसे बाहर खुले में नहीं घूम सकते। हालांकि कोई अरेस्ट नहीं कर लेगा ना तुरंत इन्हें, इतनी पावरफुल देश तो है अभी भी क्या मतलब रशिया पावरफुल है। चलिए, चांद की सतह पर हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो 8 मीटर चला है, मतलब कि अभी धीरे धीरे ये अपना काम कर रहा है ना। कामयाबी। उम्मीद का सिरा, ये वाला लेख छात्रों ये भारत और LAC को लेके है, चाइना को लेके। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भी जो मुद्दा ये सॉल्व नहीं हुआ है ना। प्रयास था कि बातचीत होगी ब्रिक्स सम्मेलन में, मगर ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं दिखा है, क्योंकि चाइना बेसिकली अड़ा रहेगा अपनी बातों पे, जो भी वो जगहों को कैप्चर करना चाहता है LAC लद्दाख के पास में। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने की एक बार फिर उम्मीद बनी है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और चीन राष्ट्रपति के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने अपने अधिकारियों से सीमा विवाद सुलझाने के कहने का आश्वासन दिया। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि अब दोनों नेता वहां मिलेंगे तो वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवादों पर विस्तार से बात करेंगे, मगर ऐसा अवसर नहीं बन पाया। टालने का प्रयास करा जा रहा है असल में, है ना। कोई बात नहीं करना चाहता इस बात पे। उनका रुख सकारात्मक दिखाया गया। इससे संकेत साफ है कि दोनों के रिश्तों में वैसी खटास नहीं है जैसी आमतौर पर दो देशों के बीच सीमा विवाद में चलती देखी जाती है। हाँ, मतलब पॉजिटिविटी है, मगर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इससे पहले दोनों नेता पिछले साल G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया में मिले थे। ब्रिक्स सम्मेलन में उनके मिलने से पहले इस मुद्दे पर दोनों देशों के वरिष्ठ सेनाधिकारियों की 19वें दौर की 2 दिवसीय बातचीत हो चुकी थी, जिसमें विवाद खत्म करने का सकारात्मक संकेत दिखाई दिया था। विवाद खत्म करने का देखिए क्या रहता है इसमें फिलहाल। असुरक्षित परिसर, उत्तर प्रदेश के शामली जिले के नवोदय विद्यालय में एक छात्र को उसकी कुछ सहपाठियों द्वारा यातना देने और उसे दुराचार की जैसी घटना सामने आई है। उससे एक बार फिर शैक्षणिक परिसरों के भीतर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। गौरतलब है कि शामली नवोदय विद्यालय में छात्रावास में 8 छात्रों ने पीड़ित लड़के की न सिर्फ बुरी तरह पिटाई की, बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर उनके साथ दुष्कर्म भी किया। ये घटना इसी महीने की है। आरोप है कि पिछले महीने भी पीड़ित बच्चे ने उन्हीं छात्रों के दुष्कर्म किया था उसके साथ, मगर मामले में तूल तब पकड़ा जब पीड़ित बच्चे और उसके परिजन ने इसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई। अब कार्रवाई के नाम पर फिलहाल आरोपी लड़कों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि एक ही बच्चे के खिलाफ एक महीने में 2 बार आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया और विद्यालय प्रशासन की नींद तब खुली जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। घटना का जो ब्यौरा सामने आ सके उसके साफ है कि स्कूल और छात्रावास में नियम कायदों का पालन, अनुशासन आदि सुनिश्चित कराने को लेकर घंघोर लापरवाही बरती गई है। इसका खमियाजा एक बच्चे को भुगतना पड़ा। सोचिए उस छात्र के ऊपर कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा। सवाल है कि स्कूल प्रबंधन
प्रधानाध्यापक और छात्रावास प्रभारी अपने किस तरह के दायित्व निर्वहन के लिए लगे हुए थे कि 8 बच्चे अपराधियों की तरह संगठित तरीके से अपने एक सहपाठी को प्रताड़ित कर रहे थे और लगातार इसकी अनदेखी की जा रही थी। यह स्थिति तब थी जब खबरों के मुताबिक पीड़ित छात्र ने अपना वर्ग शिक्षक से इस बारे में शिकायत की थी। जब दोबारा उसके खिलाफ आपराधिक आचरण किया गया तब उसके परिजन ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया। यहाँ पे ना हमें कितना ज़रूरी है कि स्कूल में हम क्या कोई ग्रीवियांस मतलब क्या शिकायत का कोई ऐसा सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है कि छात्र ओपनली कोई बात अपने सीनियर टीचर या प्रिंसिपल से कर सके या वार्डन से कर सके। क्या ये ट्रस्ट ख़त्म हो गया है बच्चों को वार्डन और सीनियर टीचर्स का कि लगातार इस बच्चे को परेशान करा जा रहा था बार बार, और सीनियर जो भी आपके अथॉरिटी हैं वार्डन या प्रिंसिपल हैं इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। या फिर चलिए बच्चे ने अगर कोई कंप्लेंट नहीं की तो जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, स्कूल के जो हेड्स हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो समय समय पे छात्रों से जाने कोई समस्या तो नहीं है उनके ऊपर। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है छात्रों, हमको स्कूल में अच्छा माहौल बना के देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए ये बच्चा कल को बड़ा होगा तो कितने मेंटल ट्रॉमा में जिएगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कितना वो डरा हुआ ज़िंदगी जिएगा। तो हमको ज़रूरत है कि हम स्कूलों में एक बेहतर एक कंप्लेंट सिस्टम बनाएं और साथ ही साथ जो स्कूल के हमारे अधिकारी हैं, प्रधानाचार्य हैं, वार्डन हैं हॉस्टल के, उनको भी अब अकाउंटेबल बनाया जाए कि वो समय समय पर छात्रों से मिलते रहें, बातचीत करते रहें। ये वाला आर्टिकल छात्रों चुनौतियों के सामने महिला किसानों का ये आर्टिकल जो है छात्रों महिला किसानों का कृषि में योगदान को लेके है ना, कृषि में योगदान को लेके है ये वाला आर्टिकल। महिलाएं किसी भी विकसित समाज की रीढ़ हैं। हमारे देश में 70% आबादी आज भी ग्रामीण है। 70%, 85% से अधिक ग्रामीण परिवार अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि में महिलाओं का योगदान 65 से 70% है, पर अधिकतर महिलाएं नई तकनीक अपनाने, आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का लाभ उठाने तथा औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने में असमर्थ हैं, है ना। महिलाओं का योगदान जब 65% है मान लो, फिर भी इनका कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। भारत मानव विकास सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार 83% कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को परिवार से विरासत में मिली है, लेकिन महिलाओं को केवल 2% भूमि उत्तराधिकार में मिली है। मतलब महिलाओं को सिर्फ 2% मिली उत्तराधिकार में और 83% मिली है पुरुषों को उत्तराधिकार में ज़मीनें। कितना कम है। ठीक है, वैश्विक कृषि में महिलाएं एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं, जो कल कृषि श्रमिकों का लगभग 43% हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 18% कृषक परिवारों में महिलाएं ही मुखिया हैं, जो खेती का नेतृत्व करती हैं। बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण पुरुषों के बढ़ते पलायन के कारण कृषि और संबंध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथियों, हम जानते हैं कि अब क्या हो रहा है ना, जितने पुरुष हैं ये सब जो हैं ये शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं अच्छे काम के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए। तो अब जब ये सारे पुरुष जो हैं ये अपने खेत छोड़ के शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं काम ढूंढने के लिए, तो साथियों खेत में काम कौन कर रहा है? महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। मगर हम जानेंगे कैसे कि महिलाओं जो अभी इस समय महिलाएं ही खेतों को देख रही हैं, मैनेज कर रही हैं, फिर भी महिलाओं को मिलने वाले अधिकार ना के बराबर हैं, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए महिलाओं को उनकी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, अनभिज्ञता, उदासीनता और अंधविश्वास उनके सशक्तिकरण की राह में मुश्किलें बढ़ाते हैं। कई महिलाओं ने इन बाधाओं से जूझकर समाज में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है, जो अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय है। महिलाएं किसान, श्रमिक और उद्यमी हैं।
लेकिन लगभग हर जगह उन्हें उत्पादक तक पहुँचने में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है ना। महिलाएं ही कर रही हैं, मगर महिलाओं के हिसाब से तंत्र नहीं है, सिस्टम काम नहीं करता है। महिला किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस भूमि पर वह खेती करती हैं उस पर स्वामित्व का दावा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, दुनिया भर में किए गए शोधों से पता चला है कि जिन महिलाओं की पहुंच सुरक्षित भूमि, औपचारिक ऋण और बाजार तक है, वह फसल सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा पोषण में सुधार के लिए अधिक निवेश कर पाती हैं। मतलब जिन जिन महिलाओं को अधिकार है, ठीक है, या जितने महिलाएं लोन ले सकती हैं, काम कर सकती हैं और संसाधन इकट्ठा कर लेती हैं, वो अच्छा आउटपुट देती हैं कृषि में। कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए संसाधनों, आधुनिक उपकरणों और संसाधनों तक महिला किसानों की पहुंच आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम होती है। हम जानते हैं वास्तविकता है साथियों, सहकारी समितियों में महिलाओं को सदस्य बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको भी सहकारी समितियों से ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंकों को माइक्रो फाइनेंस पहल के तहत लचीली शर्तों पर दिए जाने वाले ऋण प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक खेती की संभावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्या ना, कम्युनिटी फार्मिंग। ठीक है, इन किसान निर्माता संगठनों के माध्यम से और विकसित किया जा सकता है। महिला किसानों को सब्सिडी वाले सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रचारित कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम भर्ती केंद्रों तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों को विस्तार सेवाओं के साथ साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का एक अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस, तो साथियों हम जानते हैं कि इतने सुझाव कितने बढ़िया बढ़िया दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हमको याद रखना है कि 15 अक्टूबर को क्या है, 15 अक्टूबर को साथियों महिला किसान दिवस है। ठीक है ना, महिला किसान दिवस है 15 अक्टूबर को। सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना की भी शुरुआत की है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उपघटक है। ठीक है, महिला किसान द्वारा संचालित गतिविधियों के दायरे में का विस्तार करना है। महिला जो किसान आपकी योजना है उसका सरकारों और विभिन्न संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए सम्मान, संसाधन, पहुँच, ऋण उपलब्धता और निर्णय लेने की शक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने वाले भूमि स्वामित्व सुधार और महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा तंत्र जलवायु संबंधी जोखिमों के विरुद्ध उनकी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। कृषि से संबंध महिलाओं के लिए पर्याप्त सामाजिक आवरण सुनिश्चित कराना आधुनिक संवहनीय खेती में एक अन्य अपरिहार्य कारक है। इससे ये निश्चित होगा कि महिलाओं के पास कार्य का प्रबंधन करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों के पालन पोषण और वित्तीय बोझ को संभालने के लिए एक सुदृढ़ सहायता प्रणाली मौजूद है। उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान से सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं और अलग योगदान समग्र विकास के लिए मान्यता रखते हैं। तो देखो साथियों, हमें महिलाओं के लिए कुछ करना पड़ेगा। महिलाओं को हमें खेती में लाके, खेती तो कर ही रही हैं, उनको हमको स्वामित्व देना होगा। हमें उनको फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल स्किल देनी पड़ेगी जिससे वो कृषि को और अच्छा कर सकें। और ये स्किल और एजुकेशन देने के साथ साथ साथियों हमको उन्हें फाइनेंस, जो वित्त होता है फाइनेंस, इसमें भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा कि ये भी लोन ले सकें। ये लोन लेकर कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नॉलेज इनको देनी पड़ेगी। इनके पास है, मगर ये सब हमको कानूनी रूप में आधिकारिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा साथियों, कृषि में महिलाओं का योगदान जो है वो पहली बात तो विधिक तौर पे सामने आएगा। दूसरी बात, हम महिलाओं को और अच्छा समाज में ग्रोथ दे पाएंगे। और हम क्या देंगे, वो खुद अपने आप को इतना ग्रो कर लेंगी कि उनका योगदान, उनका जो कृषि को लेके कंट्रीब्यूशन होगा वो अपने आप दिखने लगेगा। सादगी का सुख, ये मैं सिर्फ जो ये वाले आर्टिकल हैं बहुत छोटा सा की पॉइंट डिस्कस करूँगा। ये जनरली फ़िलासफ़िकल होते हैं। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं की ये बहुलता जीवन को जटिलताओं के चक्रव्यूह में फंसाती हैं और आदमी लगातार फंस जाता है। परिणाम क्या होता है, इच्छाएं पूरी ना होने पर तनाव का अवसाद से आदमी को घिर जाता है।
जबकि सादगी के साथ जी कर वह उस स्थिति से बच सकता है। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाकर रखना, अपनी ज़रूरतों के पाँव आमदनी की चादर के भीतर रखना सादगी से जीने का अचूक नुस्खे हैं। ऐसा करने पर वह सीमित संसाधनों में भी सहज, सरल, आडंबरहीन जीवन जी सकता है। जब हम सरल सादा जीवन जीते हैं तो हमारे सरोकार इस ब्रह्मांड की छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप ही जुड़ जाते हैं। हम इस प्रकृति से अलग न होकर उसके साथ एकमेव हो जाते हैं, क्योंकि सादगी संसाधनों के अनुचित दोहन की वकालत नहीं करती। असंख्य होने के बावजूद एक फूल की पंखुड़ियों में कहीं कोई जटिलता नहीं मिलेगी, रंगों में कोई दुराव नहीं होगा, खुशबू में कोई मिलावट नहीं होगी। फिर भी वह कितना मनमोहक और खूबसूरत होता है। मगर मनुष्य की प्रवृत्ति आमतौर पर थोड़ी उलट सी होती है। प्रकृति ने उसे एकदम असहज सरल बनाकर इस धरती पर भेजा, मगर अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर वह दुनिया भर की कुटिलता, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, निर्दयता जैसे अवगुणों को अपनाकर अपना जीवन जटिल बना लेता है। बाकी लेख आप पढ़िएगा, अच्छा लेख है, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा, समय का हम पे थोड़ी सी कमी है। ये आर्टिकल है अंकारिता, ये अच्छा है, ठीक है। हम जानते हैं कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनको बड़े यूएस में इन पे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, इनके ऊपर इनको अरेस्ट भी करा गया। असल में ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव भी हो रहा है ताकि इलेक्शन में खड़े ही ना हो पाएँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में जॉर्जिया में अपनी चुनावी हार को पलटने की अवैध कोशिशों के आरोप से जुड़े मामले में गुरुवार को राज्य प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ट्रंप की गिरफ्तारी की प्रक्रिया 20 मिनट चली और उस दौरान पुलिस ने उनका मग शॉट, गिरफ्तारी के बाद कैदी के रूप में ली जाने वाली तस्वीर, मग शॉट कहते हैं उसे, ठीक है। मग शॉट तस्वीर होती है जो ना कैदी की फ़ोटो खींची जाती है, जो पुलिस वाले फ़ोटो खींचते हैं रिकॉर्ड के लिए अपने। ट्रंप को $2 लाख की ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वह न्यू जर्सी जाने के लिए हवाई अड्डा रवाना हुए। उनको ज़मानत हो गई उनकी तुरंत ही। ये आत्मसमर्पण रात में किया गया, उसके लिए उन्हें किसी अदालती कक्ष में के बजाय जेल जाना पड़ा, ठीक है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया से अवगत एक अधिकारी ने बताया कि अन्य शहरों में दर्ज मामलों में आत्मसमर्पण के दौरान ट्रंप का मगशॉट नहीं लिया गया था, जबकि जॉर्जिया में दर्ज मामले को लेकर कैदी के रूप में उनकी तस्वीर ली गई। ट्रंप शाम 7 बजे कुछ ही देर बाद अटलांटा पहुंचे, जहां से उन्हें गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए जेल ले जाया गया। सफ़ेद कमीज़ और लाल टाई पहने ट्रंप ने निजी विमान से उतरते समय हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया 20 मिनट चली। इस दौरान उनकी लंबाई 6 फुट 3 इंच, वज़न 215 पाउंड और बाल सुनहरे जैसे उनके शारीरिक मापदंड दर्ज किए गए। रिकॉर्ड पुलिस में मेंशन करा जाता है, पुलिस रिकॉर्ड होते हैं। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में अभियोग का सामना करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं। यह दूसरी बार है जब उन पर चुनाव के नतीजे को पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि साथ साथ ही हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ताकि ये सही तरीके से चुनाव ना लड़ पाएँ, ऐसा कई लेख कहते हैं। जी हम जानते हैं G20 की तैयारी करी जा रही है। भारत मंडपम के बाहर गुजरते हुए वाहन, G20 धूमधाम से मनाया जाएगा। ये आधुनिक भारत का पर्व है जिसमें सभी राष्ट्र के दिग्गज और डिग्निटरीज आके अपने अपनी बातों को रखेंगे। अमेरिका में पहली बहस के बाद रामास्वामी को लोकप्रियता बढ़ी। ये वहाँ पे ना राष्ट्रपति रेस में दौड़ रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता। बहस में प्रभावशील प्रदर्शन के बाद अरबपति भारतीय अमेरिकी बायोटेक उद्यमी विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता रेटिंग में बढ़ोतरी हुई है। विवेक रामास्वामी हो सकता है कि ये अपने अगले राष्ट्रपति हो जाएं अमेरिका के। चलिए कोई बात नहीं, हम सबको उम्मीद है ऐसा ही हो। बाकी साथियों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया, मुझे अच्छा लगा और मैं खुश हूँ कि आप लोग का निरंतर सपोर्ट है हम लोग की तरफ। ये एक छोटी सी खबर रह गई थी। भाला फेंक विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में 3 भारतीय। यहाँ विश्व चैम्पियनशिप भाला फेंक मतलब जैवलिन थ्रो कहते हैं इसको हम,
अगर अंग्रेजी में आप जानना चाहो तो होता है जैवलिन। ये भाला फेंकते हैं, जैसे एक जो खिलाड़ी होता है ये लंबी सी जैसे डंडी सी होती है, इसको फेंकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कितनी दूर जाएगी ये, वो उसके नंबर मिलते हैं। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, फिर डीपी मन्नू और किशोर जेना ने फाइनल में जगह बना ली। शुक्रवार को पहले ही प्रयास में चोपड़ा ने 88.77 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल में प्रवेश किया और इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक 24 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। बहुत अच्छी बात है, देश के लिए गर्व की बात है। बाकी साथियों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।